तो लेसन नंबर 5 क्लास 9th में साइंस के अंतर्गत हम लोग चलेंगे। देखो ए सीधा बैठो, चलो। पहले आपका जो पाठ है उसका नाम है कोशिका। देखो इधर देखो, देखो यहाँ से वो सर हमको लगता है कि आपके पूरा अभ्यास प्रश्न ही देंगे, तो इसलिए खूब अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। वो चलो जहाँ तक पढ़ाया तहाँ तक देंगे, तो वहाँ तक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ना। जल्दी पढ़ो। कोशिका क्या है तो आपको याद है? कोशिका वह छोटी इकाई है जिसके मिलने से शरीर का क्या होता है? निर्माण। कोशिका से ऊतक का निर्माण, ऊतक से अंग का निर्माण और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में किया था, याद है ना? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? बायोलॉजी है तो सबसे अधिक तुम लोग पढ़े हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। अच्छा, आप सुनो। कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने किया और रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा ही सूक्ष्मदर्शी बनाया था, याद है ना? तो खुद वो सूक्ष्मदर्शी को बनाए थे और उसी सूक्ष्मदर्शी से बना करके कोशिका को उसने क्या किया? खोज किया। कहते हैं कि कोशिका जो होता है बहुत छोटे छोटे छिद्रों से मिल करके क्या होता है? बना होता है। आप इसको संरचनाएं देखेंगे, कोशिका की संरचनाएं। आ जाओ यहाँ पर। कोशिका का संरचना। अच्छा, कोशिका को हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। कोशिका को जब हम लोग देखते हैं, याद है ना, कार्क के टुकड़ा से किए थे वो, यानी जो पेड़ के छाल था उससे कोशिका खोज किए थे। और ये भी आपको याद होगा कि जो कोशिका होता है उसको देखने के बाद हमें कुछ विशेष प्रकार के आकार के रूप में दिखाई देता है। कोशिका के आधार पर परजीवधारी को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। पहले ही देख लेते हैं। पढ़ो यार इसको। एक कोशिकीय जीव तो कहेंगे ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। याद हुआ? तो याद करो। काल है कोशिकीय जीव। ऐसे शब्द से ही पता चल रहा है, शब्द से ही पता चला। जब एक कोशिकीय कहेगा तो ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर क्या होता है? बना होता है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम, ये सब आपका एक कोशिकीय है। तीनों बहुत याद है। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना तो याद होगा, यही लिख लेना, क्या उतना दूर जाना है। तो ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। याद हो गया? अब आते हैं एक कोशिकीय जीव के बाद बहुकोशिकीय जीव। कौन जीव? बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव में कहेंगे ऐसे जीव जो बहुत अधिक कोशिकाओं से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। उसको कौन सा जीव कहते हैं? बहुकोशिकीय। जैसे मनुष्य हम लोग हो जाएंगे, भेड़ हो जाएगी, बकरी, गधा, गदई, कुत्ती, कुत्ता, ये सब बहुकोशिकीय है ना। अच्छा चलो, अब आप सुनो। एक अकोशिकीय होता है, तो जो कोशिका से नहीं मिलकर बना होता है उसको अकोशिकीय कहते हैं। जीवाणु आप लिख सकते हैं, वह विषाणु हो सकता है। असल बात इतने छोटे होते हैं कि कोशिका की कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक अंदर ही गुण होता है। विषाणु हमारे अंदर जाएगा ना। देखो पहले विषाणु की विशेषता बता दे। जीवाणु तो माने होता
विषाणु एक ऐसा है कि वायुमंडल में रहेगा तो निष्क्रिय रहेगा और शरीर के अंदर जाएगा सक्रिय हो जाएगा। एक अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है उसी से। सक्रिय का मतलब जानते हैं ना, एक जाएगा 1000 पैदा करेगा 10,000 पैदा करेगा। एक बात तो कौन दिक्कत नहीं है, एक है तो कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध तरीका है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा 1000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 समझे कि तभी नुकसान बा पेट, बाकी ना तो वो एक अंदर ही गुण होता है। इसलिए कोरोना वाले जब चला था ना, हालांकि देखो जीवाणु जो है वो कौन, जैसे मान लगे तू खीरा लेके आवता है, तो मान लगे तू चावल लेके आओ, चावल में जीवाणु है, तो चावल को जब बनाया जाता है, जब उसको चावल को बनाओगे तो जीवाणु मर जाएंगे, लेकिन विषाणु नहीं मरते। विषाणु क्या होते हैं आपको याद होगा, अपनी ज़िंदगी में आप देखे भी नहीं होंगे, लेकिन वो देखने का मौका भी मिला था कि जब कोरोना पहली बार आया था तो मुर्गा 30 रुपये किलो बेचा। कितना फ्री में दे दिए कि बाप रे हमारा रोज दाना खिलाना पड़ रहा है, को लेके जाओ लेके जाओ, आगे हमें तो डरे खरीबो ना करे, समझ रहे ना। आए बात तो दिन आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। काश वही दिन आ जाता, पेट्रोल भी वहीं कर देता 30 रुपये लीटर, तो कितना अच्छा होगा। लेकिन मैं कह देता कि मैं बुआ में जो भरवाएगा उसका मोटरसाइकिल घोड़ा। आइए अब आइए प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। देखो ये बता रहा है विशाल, स्टैंड अप, हाँ बहुत बात कर रहे हैं। क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते। और यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका को हम नंगे आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ बतिया रहे हो, विषय मांग रहे थे याद करने के लिए। चलो विषय का मांगो किसी से, ए जाके मोबाइल है ना, एक दिन में तो पूरा पढ़ लोगे। चल आ जाओ, प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। अब आ जाओ तो नहीं, प्रश्न 2 आपके किताब में दिया है, 2 प्रश्न दिया है, पृष्ठ संख्या आपके पास है 66। कह रहा है कोशिका के खोज किसने और कैसे की थी, याद है? कोशिका का खोज, कोशिका के खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। किसके द्वारा? कार्क के टुकड़े के द्वारा खोज किया था। समझ रहे हो ना, वह पेड़ के छाल को कार्क का टुकड़ा कहते हैं। वो बाहर वाला हिस्सा जो होता है कोशिका भीतर होती है, काट के निकाले थे। याद हुआ ना। अब दूसरा आ सकता है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका हमारे शरीर का निर्माण करता है, और कोशिका हमारे शरीर के अंगों का निर्माण भी करता है। अंग जो होते हैं हमारे शरीर के कार्यों को करते हैं। अंग जब कार्य करते हैं तो अंग किससे मिलकर बना है? कोशिका से। हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा द्वारा लेते हैं, तो फेफड़ा किससे मिलकर बना है? कोशिका से। भोजन का पाचन होता है आमाशय में, आमाशय किससे मिलकर बना है? कोशिका से। हम लोग अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं किडनी के द्वारा, किडनी किससे बना है? कोशिका से। इसलिए कोशिका का जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अच्छा देखो, संरचनात्मक मतलब क्या होता है? संरचना, बनाना, शरीर के अंगों को बनाना। तो शरीर के अंगों को बनाने का कार्य कौन करता है? कोशिका। एक होता है उत्सर्जन, क्रियात्मक कह रहा है, जो शरीर के अंदर जो कोशिका है, जो अंग है, वो कैसे क्रिया करते हैं। क्रिया कराने का भी कार्य कौन करता है? कोशिका करता है। तो लिखा जाएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जान गए। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका जो आप पाया जाता है, तो कोशिका के पहले एक चीज़ हम बता देते हैं। पराशर का नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिएगा। विश्व का नाम सुने होंगे तो सुनो। पराशर का मतलब होता है कि जब विलायक के कण कम सांद्रता से
अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब विषय क्या होता है, अधिक सांद्रता से जो कण होते हैं कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, तो उसको विषय करते हैं। अब तो नहीं जानो कि कम सांद्रता ये अधिक सांद्रता का है। देखो हम लोग दो बीकर ले लें यहाँ पर, एक ये बीकर है और एक ये बीकर है, दो बीकर है, दोनों को जोड़ दिया तो समझा, कम सांद्रता अधिक सांद्रता का है। दो बीकर लिए, एक बीकर में केवल पानी ले लिए, क्या ले लिए हम लोग, पानी। पुदीना दूसरा में ले लेंगे, दूसरा का में क्या लिए, पानी प्लस नमक, पानी प्लस का मैंने कहा कि आप दो बीकर लीजिए, एक में पानी ले लीजिए, एक में पानी प्लस। देखो एक बार फिर कहते खूब आराम से राइटिंग में धीरे धीरे लिखें, पेपर में दम नहीं है, हमको तो लगता है 2 घंटा में आपको लिख लेंगे, इसलिए खूब राइटिंग बना के लिखिएगा, आराम से लिखिए, नकल करके इतना मेहनत समझ के पढ़े हैं आपका चाहिए। हाँ पानी की सांद्रता कम है, देखा खाली किसी बिलियन में खाली पानी होगा तो उसकी सांद्रता कम होगी। सांद्रता का मतलब कितना मिला रहे हैं, तो खाली पानी होते में कहाँ कुछ मिला है तो सांद्रता कम होगी ना, पर इसकी जो सांद्रता होगी कम होगी, खाली पानी है ना, तो मिलाए तो नहीं है, आई पानी और नमक, नमक तो मिला दिए, तो कोनो चीज़ में जब नमक मिलाते हैं चाहे कोई भी चीज़ मिलाइए तो उसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक, उसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक। अब समझो पराशर कोई पूछे तो क्या कहोगे कि कम सांद्रता से यानी पानी से जो कण होंगे वह निकल करके किसके तरफ जाएंगे, जो पानी और नमक है उसके तरफ जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, पराशर। नहीं समझे, मैंने कहा कि खाली पानी है तो उसकी सांद्रता कम है, पानी के साथ आप नमक मिला दिए तो इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। और अगर आपसे कोई पूछे तो कहेंगे कि जब पानी से जो कण होते हैं निकल करके किसके तरफ जाते हैं, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र के जाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, पराशरण। आप विसरण कहेंगे तो अधिक सांद्रता से, कहाँ से, हाँ अधिक का मतलब होता है कि जहाँ पानी और नमक मिलाए हैं इससे जो कण होंगे निकल करके किसके तरफ आएंगे, पानी में आएंगे, कम सांद्रता वाले क्षेत्र के आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण। याद हो गया सबको, अच्छा अब आ जाओ, विसरण हो जाएगा, प्रसरण हो जाएगा। अब कुछ बातें और आपके प्रश्न दिए गए हैं, पृष्ठ संख्या आपके पास है और 68 है ना, 68 के पास आ गया। आइए 68 नंबर पर आ जाइए, क्या कह रहा है इसके हिसाब से आपको बताना है। देखो बाबू प्रश्न आपके पास दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड ए तनी पढ़ो अच्छा से, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे बाहर जाते हैं, कौन प्रक्रिया द्वारा, विसरण के द्वारा, विसरण के, देखो हम बताते हैं। जब अंदर जैसे मान लो कि मैंने प्रश्न पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल कोशिका से बाहर कैसे जाते हैं, तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं, क्या लिखना है आप लोग, लिखना है कि जब कोशिका के पहले तो ये लिख देना कि विसरण के क्रिया द्वारा, किसके क्रिया द्वारा, विसरण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, जल है। जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बहुत अधिक हो जाता है तो विसरण के द्वारा कहाँ निकल जाता है, ये बाहर निकल, समझ रहे हो। जब अंदर अधिक होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, जब अंदर अधिक होगा तो अंदर से कहाँ निकल के जाएगा, बाहर। और जब अंदर कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब अंदर कम हो जाएगा तो बाहर अधिक होगा, तो बाहर से कहाँ आएंगे, अंदर। लिखा जाएगा सबका। अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक झिल्ली क्यों करते हैं। अच्छा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आप पढ़े हैं ना, जो प्लाज्मा झिल्ली होता है
वह जैसे कोशिका हो गई, उसके अंदर केंद्रक होता है। कोशिका के ठीक ऊपर जो होता है, ये कौन सा झिल्ली है? प्लाज्मा झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली है ना। अगर प्लाज्मा झिल्ली के बारे में कोई पूछेगा तो लिखा जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है कोशिका के ठीक बाहर पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका को रक्षा करता है। प्लाज्मा झिल्ली बाहर से आने वाले जीवाणु और विषाणुओं को रोकने का कार्य करता है। जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वह जितनी कोशिका को पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसको ये क्या करता है? देता है। और जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको क्या करता है? नहीं देता है। माना अगर कोशिका की ज़रूरत है, अगर कोशिका को पानी चाहिए तब पानी देगा, नहीं तो क्या करेगा? नहीं देगा। केंद्रक के बारे में तो बताइए देंगे। जो केंद्रक होता है वो कोशिका के सबसे अंदर पाया जाता है। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए पाए जाते हैं, केंद्रक में आरएनए पाया जाता है। हाँ, गुणसूत्र भी पाया जाता है। उसी ने गुणसूत्र के ऊपर डीएनए पाया जाता है और डीएनए में जीन पाया जाता है। और वही जीन तुम्हारे जो लक्षण होता है तुम्हारे बच्चों में लेकर के हो जाता है। ये आपकी बात होती है केंद्रक की। अब भाई आकार वगैरह के बारे में दिया तो भरा जाएगा ना। कह रहा है कि क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिसके लिए प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। तो आकार प्राय छोटा होता है। अभी आप बता रहा था लड़का, प्रोकैरियोटिक का आकार क्या होता है? छोटा होता है। और यूकैरियोटिक का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और कोशिका अंगक है। कोशिका अंगक है। तो कोशिका अंगक भी पढ़ाया गया था आपको कि कोशिका द्रव्य के अंदर बढ़ो ना यार, कोशिका द्रव्य के अंदर जैसे मान लो कोशिका है, केंद्रक के बाहर जितने भी पदार्थ होते हैं सब कोशिका द्रव्य होता है ना जी। तो कोशिका द्रव्य के अंदर जितने पदार्थ पाए जाते हैं उसको कोशिका अंगक कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, राइबोसोम्स पाया जाएगा, लाइसोसोम्स पाया जाएगा, ये बस उसका भित्ति में पाया जाएगा। ये कोशिका द्रव्य में जो माने कोशिका द्रव्य में जो कण पाए जाते हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं। लिखा जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आप पढ़े होंगे। आपने कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। और आपको याद होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ रहे हो? सुनो अंकित, खुरदरा के क्या वाला? खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? अरे प्रोटीन का निर्माण करता है। खुरदरा किसका निर्माण करता है? प्रोटीन जो होता है शरीर के टूटे फूटे अंगों का क्या करता है? मरम्मत करता है। अंग टूट जाएंगे तो उसका सुधार करने का कार्य कौन करता है? गालजिकाएं जानते बाल लगी, भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य कौन करता है? गालजिकाएं केवल जंतु में ही पाया जाता है, पेड़ पौधों में क्या होता है? नहीं पाया जाता है। समझ रहे हैं? लाइसोसोम्स भी बता देंगे आप। लाइसोसोम्स का खोज ट्यूबर ने किया था ना जी। लाइसोसोम्स को कोशिका का आत्मघाती का थैली भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना? आत्मघाती का थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम्स को। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते ही होंगे। किसने खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया को? आल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। अब इसमें प्रश्न दिया उसको भी पढ़ लेना था। नहीं, क्या आप ऐसे दो अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? एकदम बता सकते हैं। डीएनए, गुणसूत्र, आरएनए भी लिख सकते हैं। लिखा जाएगा। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाए तो क्या कोशिका जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। कोशिका जीवित नहीं रहेगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम से जो होता है
वो अपने ही कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम्स कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लिखा जाएगा। तो ये पार्ट समाप्त हो गया आपका। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ना, हमारे अंदर पाया जाता है और हमारे शरीर को वो सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटीन का निर्माण करने का भी कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, एक खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा बता सकते हैं आप? चलो।